नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है एटीएम पर महासंग्राम, गढ़ में सियासी कोहरा। यहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से एटीएम की एंट्री हो गई है। यह कार्ड जो है यानी कि एटीएम कार्ड किसी बैंक का नहीं है, बल्कि यह सियासत का है। कभी बीजेपी कांग्रेस सरकार को दिल्ली का एटीएम बताकर घेरा करती थी, लेकिन अब कांग्रेस उसी शब्द से बीजेपी पर हमला बोल रही है। आरोप यह कि छत्तीसगढ़ को दूसरे राज्य के चुनावी मिशन का एटीएम बना दिया गया। तो बीजेपी का यह कहना है कि एटीएम समझकर उपयोग तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब आरोप होता है तो निश्चित तौर पर पलटवार भी होता है। अब एटीएम कौन किसका है और क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और विषय को समझिए। कहा जाता है राजनीति में शब्द नहीं बदलते, बस निशाने बदल जाते हैं। कभी एटीएम कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार था, अब वही एटीएम कांग्रेस के तरकश का तीर बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भेजकर प्रदेश का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ विकास का मॉडल कम और चुनावी मैनेजमेंट का केंद्र ज्यादा दिखाई देता है, यानी एटीएम वाला पुराना राजनीतिक तंज अब नए पते पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को यहाँ पे एटीएम बना के रखा गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको ड्यूटी दे रहे हैं ताकि यहाँ का पैसा ले जाके उन राज्यों में वो पैसा लगाए और छत्तीसगढ़ की जनता गाड़ी कमाई को उन राज्यों में चुनाव में खर्च करे। छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी पूरे एटीएम की तरह उपयोग कर रही है। दरअसल बीजेपी ने पिछले सालों में छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को पश्चिम बंगाल, आसाम, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के पास न संगठन बचा है न मुद्दे, इसलिए उसे बीजेपी की सक्रियता से परेशानी हो रही है। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि एटीएम की असली राजनीति तो कांग्रेस के समय हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को संरक्षण मिला और दिल्ली दरबार के इशारों पर राजनीति चलती थी। एटीएम समझ के तो उपयोग तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार रही उसने पूरे हमारे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। जो एटीएम की बात कर रहे हैं उनके समय में किस तरीके से होता था ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के पास आज कुछ है नहीं। उनके पेट में दर्द होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं। तो ये उनकी अपनी हताशा है, उनकी अपनी व्यथा है, उनकी अपनी तकलीफ है और इसलिए वो तकलीफ में रहें। यदि जिस तरह से वो चल रहे हैं वो तकलीफ में ही रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एटीएम अब मशीन नहीं, एक राजनीतिक मिसाइल बन चुका है। कल तक जो शब्द बीजेपी के हाथ में था, आज वही कांग्रेस चला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरे राज्यों में मिल रही जिम्मेदारियां संगठन की ताकत हैं या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक राजनीतिक निवेश का नया मॉडल। जवाब चाहे जो हो, पर एटीएम पर छिड़ा ये महासंग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जब आप बाहर जाते हैं और बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं और जब ये जो खास एटीएम कार्ड आपके पास होता है, आपको पता चलता है कि इसका उपयोग कितना है। राजनीति में इसका एक अलग ही तरह का उपयोग अब इन शब्दों के द्वारा हो रहा है। तो कोई भी पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं, चाहे फिर वो केंद्र में हो और उनका इस्तेमाल अगर राज्यों में करना चाहे, वो होता है। एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां करती हैं, अपने बड़े नेताओं का इस्तेमाल वो करती हैं। राज्यों के भी कई बड़े ऐसे नेता होते हैं जिनका प्रभाव दूसरे राज्यों में होता है। यहाँ तक कि केंद्र के जो बड़े नेता है वो उनको बुलाते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के कार्यकर्ता तक बुलाते हैं कि फलाना फलाना नेता को आप हमारे यहाँ बुलाइए, और यहाँ पर पार्टी मीटिंग में उनका स्थान होता है या भाषण देने में होता है, लोगों के लिए कम से कम चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल होता है। ये होता आ रहा है। लेकिन अब ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के पीछे कोई खास मंशा है क्या? क्यों लगातार कहा जाता है? पहले कांग्रेस को कहते थे बीजेपी वाले, अब कांग्रेस बीजेपी को कह रही है। क्या वाकई में
छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं वो एटीएम बन चुके हैं। बहरहाल इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ में एटीएम राजनीति का नया हथियार बन रहा है? अब इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलना ये ताकत का संकेत है या फिर सियासत में इसका इस्तेमाल किया जाता है? और सवाल यह भी कि क्या एटीएम पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं क्या? क्योंकि सवाल तो उन असली मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो मुद्दे स्थान में रहना चाहिए, लेकिन क्या वो मुद्दे पिछड़ते जा रहे हैं? दोनों ही तरफ से सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा वो मुद्दे सामने आए, लेकिन क्या विपक्ष भी उतनी आक्रामक नहीं है, ताकतवर नहीं है, उन मुद्दों को भुना नहीं पा रही? ये तमाम चीजें आज की इस चर्चा में शामिल होंगी। और हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। उमेश घुरमुड़ी जी हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उमेश जी आपका। और साथ ही हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के नितिन भंसाली जी है। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ गए हैं। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूं। एटीएम, अब एटीएम का क्या अर्थ है ये सभी जानते हैं, लेकिन राजनीति में एटीएम शब्द का इस्तेमाल यहां पर क्या कोई विशेष अंदाज के लिए किया जाता है? ये क्या राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हमने तो दोनों ही दलों को देखा है इसी तरह से नेताओं को इधर से उधर जाते हुए और दूसरी जगह प्रयुक्त होते हुए, लेकिन यहां इन शब्दों का आशय आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यदि बात करें तो इसके पूर्व जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश यही आरोप जो है वो लगाती थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस को एटीएम बना दिया, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया है, और लगातार जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को विभिन्न चुनाव में जिम्मेदारी दी जाती थी। तो वहां पर ये आरोप लगते थे। अब वही आरोप जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज होगी, जिसको आप भी कह रहे थे कि ये सामान्य सी बात होती है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी करती है। यहाँ पर तो उनका प्रभाव है ही है, उसके अलावा उनका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी करती है। जहां पर चुनाव होते हैं वहां आवश्यकता होने पर सोशल मैकेनिज्म के आधार पर या उनकी योग्यताओं के आधार पर या उनके चुनावी रणनीति के आधार पर उनका प्रयोग जो है वो किया जाता है, वैसा एनालिसिस के आधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की तमाम चीजों के लिए उनका प्रयोग जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि कोई यहाँ के नेताओं को दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो उसमें कोई नई बात आ गई है, कोई नया रॉकेट साइंस जोड़ दिया गया, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, ये आरोप जो लग रहे हैं एटीएम के, ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि पहले ये आरोप लगते थे तब ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का जो पैसा है, छत्तीसगढ़ का जो पैसा है उसको अन्य राज्यों में जो है वो लगाया जा रहा है, चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और केवल इसीलिए यहाँ के नेताओं को जिम्मेदारी दूसरी जगह पर दी जा रही है। अब वही आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है कि यहाँ के लोगों को एटीएम बना दिया गया है, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया है, और यहाँ का जो पैसा है वो अन्य राज्यों के चुनाव में खर्च किया जा रहा है। तो ऐसी बातें लगाई जाती, मगर इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव में जिन पैसों का प्रयोग होता है वो पैसे कोई एक नंबर में तो आते नहीं है, वो पैसे तो आते हैं दूसरे माध्यमों से, और उसका प्रयोग जो है वो चुनाव में किया जाता है। मगर अभी जो आरोप लग रहे हैं उन आरोप को किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये एटीएम बना दिया गया है, उसके हिसाब से लगातार ये चीजें हो रही है। तो देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में ये बात समान है और इसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। एटीएम बनाना और उसका यहाँ के पैसे का प्रयोग वहां करना या यहाँ से पैसे जो है वो निकाल करके दूसरे राज्यों में लगाना, ये मुझे लगता है कि कहीं वो नहीं दिखता है, और इसकी कोई प्रमाणिक बात रूप से इसको कहीं भी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं नितिन जी से पूछ लेता हूं। नितिन जी, क्या इसका आशय यही है, आप संसाधनों के उपयोग की बात करें? क्या छत्तीसगढ़ के संसाधन उपयोग करें? व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें किसी नेता का कहीं जाकर प्रचार करना, उनका इस्तेमाल करना एक अलग बात है, शायद हो सकता है कि उनकी काबिलियत का वो फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली एटीएम कहने का आशय कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है? देखिए, सक्षम और प्रभावशील लोग जो हैं उनको ही दूसरे राज्यों में प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है। यदि कितना भी काम करने वाला आदमी होगा उसको प्रभारी बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि वो पैसे कौड़ी से कमजोर हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को, और जैसे पवन साय हो गए, जैसे विजय शर्मा हो गए, मूड़त जी हो गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो मंत्री हैं या विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। इसका असर यही है जो दीपक बैज जी ने कहा कि मैं भी वही चीज़ को दोहराऊंगा कि एटीएम के जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ से पैसा जो है वो जा रहा है। एटीएम भी नहीं है, गूगल पे है, और जितने बाकी भी जो होते हैं आपके
RTGS, NEFT, हवाला, हर माध्यम से कहें तो जिस भी माध्यम से छत्तीसगढ़ जो है वो पैसों की जो पूर्ति होनी चाहिए अन्य राज्यों में यहाँ से वो हो रही है। और बाकी तो मंदिर है, कहीं कुछ कम पड़ता है तो राम मंदिर जैसे बहुत से मंदिर है जहाँ से पैसा चुरा लेते हैं, ये चुनावों में खर्च कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि संपत ने किया और गणपत ने किया। तो इनके पास क्या है, पैसों के स्रोत कम नहीं है, तो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इनको चुनाव जीतना है, चुनाव निकालना है। तो छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, तो यहाँ से निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों की ड्यूटियाँ वहाँ पर नेताओं की लगाई जा रही हैं, चुन कर नेताओं की ड्यूटी लगती है, और वहाँ पर एक 1.5 महीना रहते हैं, तो वो कोई नानी के घर से पैसा तो लाए नहीं है जो खर्च करते होंगे, तो पैसे का कोई तो स्रोत होगा, वो स्रोत है यहाँ तो पर। सर वो स्रोत आप तलाशिए ना, बहुत मजबूत सबूत आपके पास रहेगा डालने के लिए। क्या ऐसे कोई सबूत है क्या आपके पास? क्योंकि आरोप तो राजनीति में बहुत सारे उन्होंने भी आप पर लगाए थे जब आपकी सरकार थी। हम कुछ भी कहेंगे ना, उस बात को माना नहीं जाएगा। एजेंसियां हमारी नहीं है, एजेंसियां यदि राज्य की और केंद्र की एजेंसियां हमारी होती, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमारी होती, तंत्र हमारे होते, तो हो सकता है हम इनको पकड़ भी लेते, पर बड़े होशियार हैं, पैसों को इधर से उधर करना। हर राज्य में इनकी सरकार है ना, बंगाल में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो कनेक्शन और चैनल पैसों को भेजने का इनका बड़ा स्ट्रांग है। अब जहाँ पे सैया भय कोतवाल वहाँ डर काहेगा, तो सैया ही भय इनके कोतवाल है, तो इनको कोई चीज का भय नहीं है। ठीक है उमेश जी, जवाब दीजिए। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ से पैसे वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तमाम जो है आरोप जो आपने भी कभी किसी समय कांग्रेस की सरकार पर लगाए थे, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप पर वो तीर चला रहे हैं। देखिए जी ललित जी, ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास ना कोई मुद्दा बचा है, ना कहीं पर कोई चुनाव जीतने की उम्मीद। जिस प्रकार से पहले भी तमाम चुनाव ये हारे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का विषय हो, बिहार का विषय हो, पश्चिम बंगाल का विषय हो, मध्य प्रदेश का विषय हो, राजस्थान का विषय हो, कुछ छत्तीसगढ़ का विषय हो, या और भी तमाम चुनाव का मैं जिक्र कर लूँ। यहाँ तक कि इसमें से बहुत सारे चुनाव के अंदर में मुख्यमंत्री रहते हुए भी और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद भी भूपेश बघेल जी स्वयं गए, तमाम चुनाव के अंदर में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। स्वयं राहुल गांधी के नाम 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। अब आने वाले समय के अंदर में जब छत्तीसगढ़ के नेता जाते हैं, तमाम चुनाव के अंदर में जाते हैं, तो कांग्रेस की खुलती है पोल, कांग्रेस के झूठे वादों की खुलती है पोल। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, पिछले चुनाव के अंदर में गए थे, छत्तीसगढ़ से तमाम नेता गए थे, उस वक्त तो हमारी यहाँ सरकार नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जाकर के जो राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ के एक एक ब्लॉक के अंदर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भूपेश बघेल जी ने बना दी है, आप जाकर के देख लो। उसकी पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया। राहुल जी झूठे साबित हो गए। कांग्रेस वहाँ पर क्या स्थिति रही, भूपेश बघेल जी जिन 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों के अंदर में गए थे प्रचार के लिए, शून्य रिजल्ट लेकर के लौटे। अब रह गई बात जो एटीएम का ये आरोप लगा रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस बात से परिचित है कि एटीएम की तरह कौन काम कर रहा था, और छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला था, और 2.5 साल के फार्मूले को बचाते 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 पूरी कांग्रेस की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसे एटीएम की तर्ज पे काम करने लगे, और अपनी 2.5 साल की कुर्सी को बचा करके अगले 2.5 साल वो कैसे भूपे बन करके 10 जनपद के इशारे में वो काम करते रहे, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और उन्हीं कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में 3000 करोड़ से अधिक का घोटाला निकल करके आता है। न तब न अब राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। तमाम इनके नौकरशाहों से लेकर के इनके करीबी लोगों की गिरफ्तारी होती है, तमाम एजेंसियां जांच करती है, तब और अब राहुल गांधी जी और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य एक टिप्पणी उस विषय पे नहीं करता है। ऐसे ही तमाम भ्रष्टाचार के मामले निकल के आए, डीएमएफ घोटाला से लेकर के, रेत माफिया से लेकर के, जमीन घोटाला से लेकर के, तमाम घोटालों के आरोप लगातार लगते रहे। तमाम एजेंसियां जांच कर रही है, तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम विषय लगातार चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर में और भी कार्रवाई होंगी, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अब यहाँ पर आकर के आरोप लगा दें कि ये एटीएम हो गया, वो एटीएम हो गया, ये अपनी नाकामी छुपाने का
एक प्रयास है। दीपक बैस जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं और वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि चाहे भूपेश बघेल जी हों, भूपेश बघेल जी जहां जहां भी गए छत्तीसगढ़ से, जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां कांग्रेस का बंटादार हुआ। राहुल जी जहां जहां जाते हैं प्रचार में वहां वहां कांग्रेस का बंटादार होता है। ऊपर से छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता जाकर के इनके पोल खोल देते हैं और पोल जब खुल जाती है तो जवाब यहाँ पर दीपक बैस जी को देना पड़ता है। तो इसीलिए वो इस प्रकार का एंगल निकाल करके आरोप लगा करके अपने आप को भी, और क्योंकि वो जिम्मेदार हैं उनको भी अपनी कुर्सी बचानी है प्रदेश अध्यक्ष की, तो वो सबको बचाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कैसे 2.5 साल की कुर्सी को बचाने के लिए पहले एटीएम, फिर बाकी के 2.5 साल बचाने के लिए भूपे बन करके छत्तीसगढ़ के साधन संसाधनों की लूट मचाने का काम किया गया। ये किसी से छुपा नहीं। वो देखिए गूगल पे, भूपे और ये तमाम जो है आपने नाम बताए हैं, वो नितिन भंसाली जी भी बता रहे थे, उमेश जी आप भी बता रहे हैं, हाँ आप भी बता रहे हैं। तो मनीष जी मैं जानना चाहूंगा आपसे, देखिए ये तमाम जो आरोप लगते हैं लेकिन इनमें कोई सबूत नहीं होता, चाहे कांग्रेस दे रही हो उनके पास भी सबूत नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं, हम कैसे जांच करेंगे। आजकल तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उमेश जी भी जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास भी कौन से सबूत है? सबूत तो है ही नहीं किसी के पास। तो जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं इनका उपयोग कितना है? क्या एक नैरेटिव गढ़ने के लिए उपयोग होता है, जनता के बीच में क्या बात जाती है, या फिर जो असली मुद्दे आने चाहिए उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश? मैं आता हूं, मैं जी आपके पास भी आता हूं मनीष जी का, मैं एक सेकंड दे देंगे, मैं आता हूं, आप ही के पास आऊंगा, ज्यादा अच्छा से जवाब दे पाएंगे। फिर मैं एक चीज जोड़ दूं, चलिए बोल दीजिए, जल्दी जोड़ दूं, आपका सवाल पूरा हो जाएगा जो आप जी जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए तमाम एजेंसियों ने जांच किया है, तमाम चाहे शराब घोटाले का मामला है, चाहे अन्य घोटाले का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम विषय, उसमें जांच में भी ये चीजें निकल करके आई हैं कि कुछ चुनावी उपयोग के लिए भी उस पैसे का इसका प्रूफ क्या है? अगर ऐसा होता तो आप कार्रवाई करते, कौन कौन सी कार्रवाई हो रही उमेश जी? चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं मनीष जी के पास सवाल लेकर गया था। ठीक है, मैं ये किस माध्यम से गया ये बताइए ना भाई। खाली ये 2.5 साल ये आरोप प्रत्यारोप में निकल गए, लोग लुहावने वादे किए, उनको पूरा करने का टाइम नहीं है इनके पास। उमेश जी अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कोषाध्यक्ष को क्यों, अगर आपके पास सबूत है उमेश जी, कार्रवाई की है एजेंसियों ने, तो उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हुई क्या? उनके नेताओं के खिलाफ कोषाध्यक्ष को क्यों हटाया? अरे भैया आपके यहाँ के कोषाध्यक्ष कहाँ है उस समय के? चलिए मैं आता हूं, ठीक है मनीष जी जवाब दीजिएगा कि क्या आखिर ये जो इस तरह के आरोप लगते हैं, सबूत देते हैं लेकिन सबूत के बाद तो कोई कार्रवाई होती नहीं, कोई बड़ी कार्रवाई तो हमने नहीं देखी। उमेश जी भी कह रहे हैं कि इतने बड़े घोटाले हुए और एजेंसी ने जांच की है, तो फिर जांच के बाद कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो हुई नहीं, यानी कि सबूत पर्याप्त नहीं है। फिर ऐसे आरोप जब लगाते हैं राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर, तो क्या ये नैरेटिव गढ़ने के लिए ये आरोप लगाए जाते हैं, और या फिर असली जो मुद्दे हैं उन पर से ध्यान हटाना चाहते हैं? देखिए निश्चित रूप से एक बात ये तय है इसमें कि इस प्रकार के जो आरोप लगते हैं इनको किसी भी रूप में प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये है कि ये जो आरोप लगते हैं निश्चित रूप से शुद्ध राजनीतिक आरोप होते हैं और इसका कहीं से कोई जांच हो, चाहे कोई आप कुछ भी कर लीजिए, मगर इसमें कोई प्रमाणिक आप नहीं लेके आ सकते। क्योंकि मैंने पहले ही अपने पहले स्टेटमेंट में ही इस बात को कहा था कि इन चीजों का कोई प्रमाणिक वो नहीं होता, इसका कहीं से कोई आपके पास में सबूत नहीं होगा, आप इसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि ये हो रहा था। आप कह रहे हैं कि था, यहाँ से पैसा आया, यहाँ गया, तो ये बगैर इसमें कोई प्रमाणिक आरोप तो आपके पास होना चाहिए ना। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ, कैसे किसके पास गया, किसके माध्यम से गया, कहाँ से गया, ये सारी चीजें निश्चित रूप से आनी चाहिए और वो जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन जब चुनावी समय आता है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उन आरोप प्रत्यारोपों का भविष्य में जाकर के कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। इसमें किसी को कोई सजा हुई हो या कहीं कोई ऐसी बात हो, ऐसा कहीं भी दिखने को नहीं मिलता है। तो ये जो आरोप रहते हैं इनका कहीं प्रमाणिकता नहीं है और इनको लेकर के सीधे नैरेटिव करने का काम किया जाता है और ये प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें पैसे का प्रयोग हो रहा है, संसाधनों का उपयोग हो रहा है, संसाधनों को ले जा करके वहां पर झोंका जा रहा है। लेकिन इसमें सीधे तौर पे ये होता है, देखिए जब जहां पर भी जहां चुनाव हुए इसके पहले वहां पर छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई। तो मुझे लगता है सीधे तौर पे इसका दूसरा पहलू यदि हम देखें
तो ये हो सकता है कि ये भूपेश बघेल की जो कार्यशैली है, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं, किस प्रकार से वो बूथ मैनेजमेंट करते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं उनको इस बात की अच्छी जानकारी होती है। तो उनकी जो रणनीति है उसकी काट वो बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं, इसलिए उन नेताओं को वहां पर जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये एक तथ्य हो सकता है। लेकिन जो एटीएम का आरोप लगता है उस आरोप को दोनों में से कोई भी राजनीतिक दल प्रमाणित नहीं कर पाया है, और मुझे लगता है भविष्य में भी ऐसी कोई स्थिति निकल करके नहीं आएगी कि इसकी कोई प्रमाणिकता निकले और उसको लेकर के किसी को कोई सजा हो, जिसने इतने पैसे यहाँ से लिए और ये पैसे इस माध्यम से यहाँ पर गए और चुनाव में इसी लोगों को इस पैसे का खर्च किया गया। तो ऐसी कोई भी चीज निकल करके नहीं आती है। नितिन जी, ये बड़ी वास्तविकता वाली बात है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आती जब और आप कहते हैं कि एजेंसी हमारे पास नहीं है, आपकी सरकारें रही हैं, ऐसा इतने सालों तक रही है, कई एजेंसियां आपके भी हाथ में रही हैं, क्या उनसे आप किसी चीज़ को माप सकते हैं? क्योंकि चुनाव में तो भरपूर प्रचार होता है, पैसा लगता है, हर जगह से लगता है, कौन व्यक्ति कहाँ से लगा रहा है? क्योंकि ये भूपेश बघेल जी, उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी स्वीकार्यता है कांग्रेस के अंदर, उनका भी इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जाता रहा है। और बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि ठीक है, अच्छी बात है, उनका सम्मान होना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से भी, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी, कोई बड़े नेता अगर बाहर जाते हैं तो केवल एटीएम ही होंगे, ऐसा इतना शक आप क्यों करते हैं अगर कोई सबूत नहीं है? भूपेश बघेल एक किसान नेता है, एक जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, और यहाँ पर जो है ये तो देखिए ना, 500-700 करोड़ों के इनके तो कार्यालय बन गए हैं, चाहे हम आरएसएस के कार्यालय कहें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय कहें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बीजेपी ऑफिस कहें। कहाँ से आया पैसा बता दें, इसको सबूत दे दें कि भाई ये करोड़ों रुपए यहाँ से आया, वहाँ से आया। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये बड़े माहिर हैं, अगर यहाँ से एटीएम नहीं तो वहाँ से पेटीएम नहीं चले तो मंदिर से पैसा आ जाता है। जो मंदिर में जो अभी चोरी हुई 200 करोड़ का जो आरोप लग रहा है, ये आरोप नहीं है, ये देखना आप 500-600 करोड़ के ऊपर जाएगा। सिंधी समाज के लोग मिले थे, वो बता रहे थे कि 200 किलो चांदी उन्होंने दी है। वो चांदी पूछ रहे हैं कहाँ है, रसीद भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो ये पैसों को मैनिपुलेट करना जानते हैं, और जिस प्रकार चुन चुन कर लोगों की ड्यूटी लगाते हैं नेताओं की और मंत्रियों की, इससे समझ में आता है कि वहाँ पर जाकर अपने मंत्री पद को बचाना है। अभी हफ्ते भर पहले कुछ सीएम हाउस में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसपे कॉल गया, जिधर रोज हो जिस हालत में तुरंत आओ, शाम को मीटिंग है। भागते पीटते सारे मंत्री आए थे। सुनने में आया है हिसाब किताब में ही गड़बड़ था, और सबको टाइम दिया गया है कुछ समय का कि उसको सबको ठीक करो। और मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा छत्तीसगढ़ में जोरों पर है। वो इसी वजह से है कि कुछ लेन देन में कुछ गड़बड़ हुआ है, टाइम से पैसा कहीं भेजना था वहाँ नहीं भेजे हैं, इस तरीके की बातें सुनने में आई हैं। तो जिस ढंग से एटीएम, पेटीएम, गूगल पे, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो नाम दे वो नाम कम है। ठीक है सारे उमेश जी, आप जितना अपनी पार्टी के बारे में नहीं जानते, इंजन की 4 इंजन की सरकार है, बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता नहीं जानते, उतना ज्यादा इंटरेस्ट कांग्रेस को है। नितिन भंसाली जी सब जानते कहां आपका पैसा जा रहा है, बताइए, उत्तर दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो पैसा गया है, कितना चंदा मिला, कहां से चंदा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? देखिए, जांच एजेंसियां गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर जांच करती है। जांच में जो तथ्यों के आधार पर चीजें निकल करके आती है, बाकायदा जनता के सामने, मीडिया के सामने, प्रेस रिलीज के माध्यम से रखती है। छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण था कोयला लेवी मामले में। इनके तमाम जो मुख्यमंत्री निवास के लोग हैं, उनकी संपत्ति तक कुर्क हुई और तमाम तरह की जांच हुई, तमाम तरह के लोग सलाखों के पीछे गए। 540 करोड़ रुपए कोयला लेवी में निकल करके आया। कितना पैसा आपने कैश मिला उसमें? अरे सुन लीजिए, नहीं, अगर अरे सुन लीजिए ना, आरोप लगाना चल रहा है ना, ईडी का, अरे ललित भाई, ईडी इनको की प्रेस पूछो रिलीज, कितनी ईडी संपत्ति की प्रेस अटैच रिलीज की है और कितना कैश मिला। नहीं, वो तो सवाल मैंने पूछा ही। ठीक है सर, ठीक है सर, वो सवाल, ये सवाल भी ले लो ना आपकी सरकार। उमेश जी, ये सवाल भी, इसका भी जवाब दे देना। मैंने भी आपसे पूछा था कि अगर ये तमाम चीजें, तो एक्शन कहाँ है? सीधा आरोप है, मैं आ रहा हूं ना सर, सीधा उसमें बड़ा आरोप ये है कि उसका बड़ा अमाउंट चुनाव में उपयोग किया गया। अब वहां भारतीय जनता पार्टी तो जांच नहीं कर रही है, हम जांच एजेंसी तो नहीं है,
हम न्यायालय तो नहीं सारी है, एजेंसियां हम कानून तो नहीं है। जांच एजेंसियां गुंदोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है और सबूतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत तो वो बताओ दोषी ना है, दोष कितना मुक्त पाया पैसा जाता है। कैश मिला लेकिन इस और विषय को कितना अटैच राजनीतिक किया। रंग देने का प्रयास करते हैं। देखिए, और बहुत जिस प्रकार बहुत से सारी बातें दलित होती हैं उमेश जी। माफिया का देखिए विषय ये हो, तमाम भूमाफिया चीजें का आपने माफिया आरोप का लगाए, अभी आपने जिंदा चूंकि आपकी जला दिया सरकार गाड़ी थी, में। आपने इसलिए मैंने भाजपा आपसे के राज पूछा, में जो यहाँ नितिन पे जी भी पूछ रहे थे छत्तीसगढ़ कि में अगर एक माफिया मान ने लीजिए कि दूसरे आपके एक पास माफिया है को सबूत, जिंदा तो फिर जला जांच दिया। अरे ललित जांच जी, आई, आपका जांच सवाल तो एजेंसी मैं सुन आपकी लूं, है, ये तो अभी भी फिर चुप कार्रवाई नहीं हो क्यों रहे नहीं हुई? वही तो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है सर, सवाल ये है कि आरोप तो लगते रहे, उनकी भी सरकारें रही हैं, नितिन जी की भी सरकारें रही हैं, और ऐसे में वहां पर भी जो बड़े आरोप लगे हैं तो उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई हमने नहीं देखी। बीजेपी सरकारों के खिलाफ, बीजेपी के बड़े व्यक्तियों के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए, बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बड़ा सवाल है। फिर अगर नहीं होती इसका मतलब आरोप में दम नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन हम लगातार कहते हैं कि राजनीति में अनुभव काम आता है, अनुभव को तरजीह दी जाती है, उनका उपयोग कहीं भी पार्टियां कर सकती है। जातिगत राजनीति भी होती है, कई बड़े कद्दावर जातियों के नेता जो रहते हैं उनको भी दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। हर जगह एटीएम का मतलब केवल संसाधनों का उपयोग नहीं है, व्यक्तियों का उपयोग भी एटीएम की तरफ किया जा सकता है। तो तमाम चीजें हैं, ये जांच के दायरे में आती है। हालांकि आप पैसों की तरह उसको तोलते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वाकई पार्टियों के लिए फायदेमंद भी होता है। इसलिए जाते जाते कहूंगा कि सियासत के बाजार में शब्दों का व्यापार है और हर दल के हाथ में आरोपों की तलवार है। एटीएम के शोर में मुद्दे कहीं खो न जाए, जो हम लगातार कहते हैं। जनता पूछ रही है विकास का आखिरकार क्या समाचार है? आप कुर्सी की जंग में बयान तो बहुत उछाले जा रहे हैं, मगर सच तो यही है कि फैसले तो जनता के हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप तीनों ही मेहमानों का इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उमेश जी आपका भी, बंसाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार